Hello, guys, what's up? Hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you about the ecology and environment of part third. Right, I have already told you about the previous two lectures. Now I will start from the lecture third. Right, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम के साथ रिलेटेड हैं क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है राइट। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं 1 मिनट में अगर मैं रिवाइज करूँ पिछला जो हमने पढ़ा था 2 लेक्चर्स में से उसमें से मैंने आपको बताया था इकोलॉजी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक, बायोम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, फूड वेब के बारे में दिया था आइडिया, फूड चेन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिला था। उसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट्स और मैंने आपको बताया था राइट। उसके बाद मैंने बोला ट्रॉपिक लेवल्स में प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर क्या होता है राइट। 10% लॉ भी मैंने आपको बोला था, एनर्जी फ्लो की भी मैंने बात की थी। हाँ, एनर्जी फ्लो की भी बात की मैंने, 10% लॉ का भी मैंने बोला था। एनर्जी फ्लो जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। उसमें से आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हो। क्यों मिस नहीं कर सकते हो? इसलिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इन्होंने टॉपिक जो दिया है आपके सिलेबस में उसको सीधे लिखा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मतलब टॉपिक का सीधे नाम दे इकोलॉजी एंड। अब यहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू इकोलॉजी इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का वो आपको पढ़ना है। इस इकोलॉजी के रिलेटेड अब आपको टोटल जो है 2 लेक्चर्स आ जाएंगे, 2 या 3 लेक्चर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी पे जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी पे कम से कम 7-8 लेक्चर्स आ जाएंगे, 7 to 8 आप ध्यान में रखो बायोडाइवर्सिटी पे। उसके बाद आपका जो ये टॉपिक है अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा कंप्लीट। फिर कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछे वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मैं एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा, 1-2 से एमसीक्यूज, फिर जहां से क्वेश्चन पूछा आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। 3-4 क्वेश्चन अगर पूछ सकता है इसमें से इकोलॉजी एनवायरनमेंट, आप अच्छे से उनको जो है टैकल कर सकते हो राइट। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। वी आर वेरी क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स राइट। सो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आज रात को ही इसको 1 लाख से क्रॉस करो राइट। उसके बाद हम टारगेट रखेंगे कि जून तक, जब तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तब तक हम भी अपना टारगेट रखेंगे कि हमें कितने सब्सक्राइबर्स को लेकर जाना है। 1.50 50,000 तो और लेकर जाएंगे, हम भी अपना टारगेट रखेंगे और आप भी अपना टारगेट रखो। आपको जो है कब तक जो है अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करना है और दूसरा के सिलेक्शन भी होनी चाहिए राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात और, बात यह है कि आप पूरा कंसंट्रेशन रखो टॉपिक के ऊपर, दाएं बाएं कहीं से भी मत, मतलब ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पे आप ध्यान रखो कंटिन्यू और सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि ये तो लाइन लिखा है यहाँ पर, लेकिन इस लाइन में बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नहीं लिखा होगा लेकिन वो कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखो, आपका पूरा कवर हो जाएगा ठीक। तो ध्यान भटकना नहीं चाहिए यहाँ पर। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम आपको पता ही है, मैंने आपको बताया। बायोमास का मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे, बायोमास क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे प्रोडक्टिविटी, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी आप समझ सकते हो। जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आ जाएगा इसका मतलब उसके बाद हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की हम बात करेंगे। उसके बाद जब हम जाएंगे हम देखेंगे कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ से कहीं से भी बन सकता है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनपीपी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इकोसिस्टम जो है लैटिट्यूड के बेसिस पे कहाँ पर कितनी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। डिफरेंट लैटिट्यूड जो है, ट्रॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम मैं एक आइडिया दे रहा हूँ जो आपके जहन में रखना है कि कहाँ तक हम आज जाएंगे। हम थोड़ा सा टॉपिक को खींच कर लेकर जाएंगे, आज बड़ा टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टोटल प्रोडक्शन जो है बायोमास और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका देखेंगे ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद हम पैरामिड्स की बात करेंगे, ठीक है। पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ नंबर, ये सब कुछ हम इसमें जान लेंगे राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। Productivity of an, it is the rate of biomass production by biotic components of an ecosystem.
प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, ये होता है बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास का मतलब होता है बॉडी मास। बायोमास का मतलब होता है बॉडी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी हमारे पास प्रोड्यूसर्स है या कंज्यूमर्स की बात करें, ठीक है, वो कितना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, वो कितना बॉडी मास, जो उनका बॉडी का वेट होता है, बॉडी का मास जो होता है, वो कितना वो प्रोड्यूस करते हैं टाइम के साथ साथ। रेट का मतलब होता है टाइम, एक साल में कितना वो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, कितना वो बॉडी मास क्रिएट करते हैं एक साल में, एक आवर में, एक दिन में। तो रेट उसी को बोलते हैं। यही मैंने लिखा है, इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। सिर्फ वही कंपोनेंट्स की बात की जा रही जो कि लिविंग कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर सकते हो, फिश की बात कर सकते हो आप, ठीक है। ओशंस में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बायोमास कितना वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है प्रोडक्टिविटी। किसकी? इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। अब इनका मास कितना जो है ग्रो हो रहा है वो हम देखेंगे, उसी को हम नाम देते हैं प्रोडक्टिविटी। अब मास की बात की जा रही है तो दैट मीन्स डेफिनेटली मास जो होगा उसका कुछ यूनिट होगा। वो मास जो उसका है या उसका जो वेट है वो हम कैलकुलेट किस में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, राइट। ग्राम्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो उनका मास होगा उसको एनर्जी भी उसमें होगी ना, डेफिनेटली एनर्जी होगी, तो एनर्जी भी देखेंगे हम इसकी, दैट इज किलो कैलोरीज में हम एनर्जीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बायोमास क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ये रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन होता है किस कंपोनेंट का? बायोटिक कंपोनेंट। कीवर्ड इसमें बायोटिक कंपोनेंट है, ना कि अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। यूनिट आपको पता है, मास को मेजर करने के लिए हम ग्राम्स में कैलकुलेट कर पाते हैं या किलोग्राम्स में, हम किलो कैलोरीज में हम इसके एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर से हम इसी प्रोडक्टिविटी को डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जब मैंने आपको बोला प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या होना चाहिए? ये रिलेटेड टू प्रोड्यूसर्स है, मैंने आपको बोला था प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी की बात की थी मैंने, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब यहाँ पर प्राइमरी का मतलब यहाँ पर जब प्रोड्यूसर्स की बात की जा रही है तो दैट मीन्स किन की प्रोडक्टिविटी, किन का बॉडी मास यहाँ पर बात की जा रही है? प्रोड्यूसर्स की बॉडी मास के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, किसमें? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? वो फूड जो है प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यही मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस रेट से प्लांट जो है, दैट्स प्रोड्यूसर जो है, सनलाइट को कैप्चर करता है। जितना ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर करेगा उतना ज़्यादा उसको केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके क्या करेगा? एक बायोमास प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसी को हम नाम देते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एमसीक्यू अगर आएगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये किसके साथ रिलेटेड, आपको बोलना है सिर्फ प्रोड्यूसर्स, ना कि सेकेंड, ना कि कंज्यूमर्स के साथ, राइट। और वो प्रोड्यूसर्स का बायोमास हम कैसे पता करते हैं? हम देखते हैं कि ये कितना सनलाइट जो है कैप्चर करता है, किस लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, उन कंपाउंड्स को सब नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर आप प्लांट्स में देखोगे उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप एनिमल्स देखोगे उनमें भी कार्बन होता है, ठीक है। अगर ह्यूमंस देखोगे ह्यूमंस में भी कार्बन होता है, ठीक है। जब इनकी डेथ हो जाती है जो भी है, उन चीज़ों का हम ऑर्गेनिक का नाम देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो है दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है ये हमें जानना है यहाँ पर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है विच इज एसोसिएटेड विथ कंज्यूमर्स। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है ये कंज्यूमर्स की बात की जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि प्रोडक्टिविटी किसके साथ रिलेटेड है? जो भी आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एक इकोसिस्टम में। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो प्लांट्स भी हैं, वो एनिमल्स भी है। प्लांट्स किस लेवल पे आ जाएगा? प्रोड्यूसर लेवल पे, तो दैट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो एनिमल्स की बात की जा रही है वो किस लेवल पे आ जाएगा? दैट इज कंज्यूमर लेवल पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स वो किस प्रोडक्टिविटी की बात हम करेंगे? दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो
यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेट एट विच फूड इज एसिमुलेटेड बाय कंज्यूमर, किस रेट से एक कंज्यूमर जो होता है फूड को एसिमुलेट करता है, उस फूड को खा के उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स उसको हम नाम देते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्ट। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिमुलेट कर पाता है, अच्छे तरीके से एसिमुलेट कर पाता है, जो भी वो किसको खाता है, प्रोड्यूसर को खा लेता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उसका बॉडी मास क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, किसका, उस कंज्यूमर का। और जब हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे, उस प्रोड्यूसर का जो है क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए होगी अगर वो ज़्यादा रेट से सनलाइट को कैप्चर कर पाता है। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स यहाँ पर मैंने यही लिखा है, रेट एट विच फूड इज एसिमुलेटेड बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? इट इज द रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो अब, और अपने फ्रेंड्स को भी इस लिंक को शेयर करो, राइट, सो दैट उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए इससे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस जो है सबको हेल्प मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो, ठीक है, इवन कि अगर जाता भी है कोई, स्टिल आप ये देख लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आई होप, ठीक है। तो इसमें अच्छा सा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं और फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव हमने आप लोगों के लिए ही लिया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, क्योंकि इसके व्यूज़ ठीक ठाक होते हैं, लेकिन लाइक जो होता है बहुत कम होता है, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो पहले, राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्ट का यूनिट क्या होता है? ये होता है किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, या ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही यूनिट को आप याद रख सकते हो कि किस तरीके से इसका यूनिट होता है। उसके बाद जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ही हम देखेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल, टोटल जो भी आपके पास है। तो यहाँ पर टोटल बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स, क्योंकि प्राइमरी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी हम बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे। तो टोटल बायोमास कितना प्रोड्यूस किया है किन्होंने, प्लांट्स ने, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन अब देखो, जब प्लांट्स जो हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं तो रेस्पायरेशन भी होता है, उनको एनर्जी का भी यूज करना पड़ता है ना, किसके लिए, उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो दैट मीन्स उस एनर्जी को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो यूटिलाइज करते हैं खुद के लिए। जब रेस्पिरेशन हो जाता है, जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं। जब रेस्पायर करते हैं, उस रेस्पायरेशन में उनको एनर्जी यूटिलाइज होती है, और उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? ग्रॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब उस एनर्जी जो उन्होंने यूटिलाइज की है प्रोड्यूसर्स ने रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो दैट मीन्स उस एनर्जी को माइनस करेंगे हम ग्रॉस से, और हमें निकल के आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किन के लिए अवेलेबल रहेगा, फिर वो रहेगा अवेलेबल कंज्यूमर्स के लिए। आई होप यू आर गेटिंग मी। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किसके बराबर है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि प्रोड्यूसर्स ने टोटल बायोमास प्रोडक्शन किया होता है, और उसमें से उन्होंने क्या किया होता है, कुछ पार्ट उनका यूटिलाइज होता है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, यूटिलाइज करने के, रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी जो है उन्होंने उस एनर्जी को यूटिलाइज भी किया। अब उसी एनर्जी को मैंने माइनस किया है ग्रॉस से, तो वहां पर नेट आ जाएगा। लेकिन ये नेट किन के लिए अवेलेबल रहेगा, ये कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स किन के ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, राइट। आगे जानेंगे हम इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम एट लोअर लैटिट्यूड्स जनरली हैव हायर प्रोडक्टिविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप 5 स्टार लगाओ इसको। 5 स्टार का मतलब होता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इकोसिस्टम एट लोअर लैटिट्यूड्स जो है प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इकोसिस्टम एट लोअर लैटिट्यूड आपको बोलना है, जो प्रोडक्टिविटी होती है एट लोअर लैटिट्यूड्स पे वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स पे। ऐसा क्यों होता है? फिर से ध्यान से समझो। सबसे पहले अब समझो अर्थ के बारे में। जब आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको आ जाएगा ज्योग्राफी में, राइट। तो अभी आप समझो पहले मैं क्या समझा रहा हूँ। ये हो गया, ये सर्कल जो मैंने बनाया, ये सेफियर जो मैंने बनाया, आप बोलोगे ये अर्थ है, ठीक है, ये हो गया अर्थ। अब अर्थ जो है इसको मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, सेंटर के थ्रू, ठीक है, पैरेलली मैंने एक लाइन ड्रॉ की है सेंटर के थ्रू, और इसको मैं नाम देता हूँ 0 डिग्री लैटिट्यूड। एक लैटिट्यूड मैंने ड्रॉ किया है जिनको पैरेलल्स नाम देते हैं, जो 0 डिग्री पे पास होता है, और उसको बोलते हैं हम
इक्वेटर का नाम देते हैं। इतना पॉइंट आप याद रखो इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या करता है, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब आप बोलोगे ये हेमिस्फीयर कहाँ से बना, क्योंकि ये पूरा स्फीयर अगर है, जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो एक को बोलेंगे एक हेमिस्फीयर, दूसरे को बोलेंगे दूसरा हेमिस्फीयर। नॉर्थ साइड बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ साइड बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर ये साउथ पोल है और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है। आई होप यू आर गेटिंग मी। अब देखो क्या होता है, नॉर्थ पोल में एक लाइन होती है और साउथ पोल में भी एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब जो नॉर्थ पोल पे एक लाइन है उसको मैं लिखता हूं, उसकी डिग्री जो है दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और साउथ में मैं लिख रहा हूं 23.5 डिग्री, लेकिन साउथ साइड में। अब इन लाइंस को, इस ऊपर वाली लाइन को बोला जाता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और जो लाइन साउदर्न हेमिस्फीयर से पास होती है, लेकिन जिसका कितना है 23.5 डिग्री साउथ जो है, इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना आपको याद रखना। अब ये लाइन जो है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यू कैन से द लाइन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो बीच वाला एरिया जो बच रहा है, बीच वाला जो स्पेस जो है, इस रीजन को बोलते हैं हम ट्रॉपिक एरिया, ट्रॉपिकल एरिया भी बोल सकते हो आप इसको। अब मैंने बोला, अब देखो ये हो गया ट्रॉपिकल एरिया। अब ध्यान से देखो, अब जो ये लाइन है, कौन सी वाली लाइन, बीच वाली लाइन है, ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। अब ऊपर जो है, ऊपर जो ऊपर वाली लाइंस, इनको जो है इनको भी लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब यहां से यहां तक, अब देखो 0 से 23.5 डिग्री तक ले लो, इनको लोअर लैटिट्यूड्स का नाम बोलते हैं। ऊपर जो इसके ऊपर जो आ जाएगा उनको हायर लैटिट्यूड्स का नाम देते हैं। किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एग्जैक्टली सिमिलर यहां पर है साउदर्न हेमिस्फीयर, इनको लोअर लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो यहां पर है इनको हायर लैटिट्यूड्स का नाम देते हैं। जो सेंटेंस मैंने लिखा है नोट्स पे, इसमें बोला गया है कि जो प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की, वो लोअर लैटिट्यूड्स पे ज्यादा है एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स का मतलब होता है रिटर्न। मैंने बोला यहां पर इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक का मीनिंग जो होता है दैट इज रिटर्न, रिटर्न वापस आना, मोड़ना, ठीक है। ये सनलाइट जो होती है, सन जो होता है वो इक्वेटर से चला जाता है, उसको 3 महीने लगते हैं कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाने में, फिर 3 महीने वापस आने में, हो गया 6। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक 3 महीने, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर। तो दैट मीन्स पूरा साल जो है सन इसी के आसपास घूमता रहता है, ठीक है। किसके किसके रेंज में, ट्रॉपिक्स के रेंज में। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जब सनलाइट जो है ट्रॉपिक्स के आसपास ही घूमता रहता है, इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में ही होता है, तो दैट मीन्स यहां पर प्लांट्स के पास सनलाइट जो होती है वो अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाते हैं एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। दैट इज वाई प्रोडक्टिविटी जो होती है लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किन से, हायर लैटिट्यूड्स से, हायर लैटिट्यूड से। ये बात आपको समझ आया होगा। सिमिलरली यही प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है, सपोज ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, और इसके ऊपर जितने मैं आ जाऊंगा, एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड सरफेस आप ले लो, उससे ऊपर जितना आप जाओगे माउंटेन्स पे, वो आप ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो। एग्जैक्टली यही प्रोसेस जो है ऑल्टीट्यूड्स के लिए भी अप्लाई है, एप्लीकेबल है, कि बोला जाता है कि जितना आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे उतनी प्रोडक्टिविटी कम होती है, और लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे भी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और जब आप लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हो, लैटिट्यूड्स में भी लोअर लैटिट्यूड्स में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और हायर लैटिट्यूड में प्रोडक्टिविटी कम होती है। और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ 2-3 मिनट में, ये आपका ज्योग्राफी का भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर होता है। आपको बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किस डिग्री पे होता है, आपको बोला 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। उसके बाद बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर, आपको बोला साउदर्न हेमिस्फीयर में। बोला जाएगा कि किस डिग्री पे, आपको बोला 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में। बात समझ में आ रही है। तो और ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, रिटर्न होना। तो दैट में सन जो होता है ये इन्हीं ट्रॉपिक्स के आसपास ही घूमता रहता है पूरा साल। तो दैट में जो भी यहाँ पर प्लांट्स होते हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं इन किस में, ट्रॉपिक रीजन में, तो वहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि पूरा साल उनके पास सनलाइट अवेलेबल होती है। हाँ, अब क्वेश्चन है यहाँ पर, आप बोलोगे कि नहीं जो अपर लैटिट्यूड उनको क्यों सनलाइट मिलती है। यस, उनको सनलाइट मिलती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसकी इंक्लिनेशन सनलाइट की जो होती है वो ज्यादा होती है। एग्जैक्टली जैसे आप समझो, आप किसके नजदीक हो, आप कोई बल्ब आपको लगा हुआ है या लाइट है, आप लाइट के नजदीक हो, जितना आप लाइट के नजदीक रह जाओगे उतना आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, लाइट ज्यादा मिलेगी। और जितना आप लाइट से दूर हो जाओगे आपको तो लाइट मिलेगी लेकिन बहुत कम लाइट मिलेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही होता है लोअर और हायर लैटिट्यूड्स में। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, इसमें और ज्यादा नहीं है कुछ। इकोसिस्टम्स एट लोअर लैटिट्यूड्स जनरली हैव हायर प्रोडक्टिविटी देन दैट ऑफ द हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है। सिमिलरली इकोसिस्टम्स एट लोअर ऑल्टीट्यूड
हैव हायर लोअर ऑल्टीट्यूड हायर प्रोडक्टिविटी देन दैट ऑफ द हायर ऑल्टीट्यूड्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर वो इकोसिस्टम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से ही प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर इसका मतलब अब देखो जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स में जितने भी फॉरेस्ट्स आ जाएंगे, जो भी फॉरेस्ट, जो भी प्लांट्स, जो भी एनिमल्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं फॉरेस्ट एरिया में, सॉरी ट्रॉपिकल एरिया में, उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है किसके ऊपर? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ट्रॉपिक लेवल पे जो भी प्लांट्स होते हैं उनका ज़्यादा होता है प्रोडक्टिविटी। यही लिखा है यहाँ पर, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स आर जनरली मोर प्रोडक्टिव, राइट। जो भी ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में जो भी हमारे पास रेन फॉरेस्ट हैं जिनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, और मैनग्रूव्स भी ट्रॉपिकल रीजन्स को आपको देखने को मिलेगा। कोरल रीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे कोरल रीफ, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ये पार्ट है किसका? इसका बायोडाइवर्सिटी का हम देखेंगे, कोरल रीफ्स को और मैनग्रूव्स को भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, तो दैट मीन्स ये बन गया ट्रॉपिकल इकोसिस्टम और इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू उन प्लांट्स से जो कि हायर लैटिट्यूड्स पे है। और यहाँ पर मैंने यही लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनपीपी पर यूनिट एरिया फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो भी लैंड पे इकोसिस्टम होता है, वो फॉरेस्ट की भी बात कर सकते हैं, प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं, ग्रास की भी बात कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पर होती है, किसकी होती है? सबसे पहले नंबर पे ट्रॉपिकल रेनफॉल। क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिया होगा ABCD, वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी नाम दिया होगा, वहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट का नाम दिया होगा, वहां पर टाइगा फॉरेस्ट का नाम दिया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का नाम, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टुंड्रा और डेजर्ट्स की बात करेंगे। तो यहां पर आपको बोलना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है वो होती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो होती है वो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ना कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नंबर फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, फिर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसके बाद थोड़ा सा कम जो है वो टेम्परेट का, फिर कम किसका? टाइगा फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, फिर टेम्परेट, फिर टुंड्रा, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स है यहाँ पर, टुंड्रा ग्रासलैंड्स है यहाँ पर, और डेजर्ट्स की हम बात करेंगे। सबसे कम प्रोडक्टिविटी जो होती है वो किन की होती है? डेजर्ट्स की, क्योंकि डेजर्ट्स में एक स्पेशल टाइप वेजिटेशन तो बहुत कम जो है उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। आई होप यू आर गेटिंग में। ये मैंने आपको प्रोडक्टिविटी का बोला है, लेकिन किसका? ये मैंने आपको टेरेस्ट्रियल का बोला है। लेकिन अगर यही देखेंगे हम कहां पर? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, किसके बारे में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ NPP, दैट मींस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे पर यूनिट एरिया। एस्चुरीज, स्वैम्प्स, मार्शेस, तो इनका सबसे ज्यादा होता है एक्वेटिक में। क्वेश्चन आएगा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो NPP होता है वो किसका होता है? आपको बोलना है एस्चुरीज, स्वैम्प्स और मार्शेस। अब ये एस्चुरीज क्या होती है ये मैं अभी बोलूंगा आपको। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करेंगे, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है उससे कम थोड़ा सा, फिर जब ओपन ओशन में जब चले जाते हैं, जब आप ओशन के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर आप देखते हो ओपन ओशन में वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू किससे? एस्चुरीज पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। अब देखो एस्चुरी का मतलब क्या होता है, देखो गाइस समझो आराम से। ये मैंने एक रिवर बना लिया, ये एक ओशन है, ऐसे समझो कि ये एक ओशन है। अब ओशन में जो पानी आता है वो आएगा कहां से? वो रिवर से आता है, डेफिनेटली रिवर से आ जाएगा। तो रिवर्स का पानी जो है कहां पर चला जाता है? ओशंस में। अब जहां पर जिस लोकेशन पे रिवर वाटर मीट करता है किसके साथ? ओशन के साथ। रिवर से पानी आ गया, अब कहां पर आ गया? किसके साथ मिक्स हो रहा है? अब ओशन वाटर के साथ। उस लोकेशन, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं एस्चुरी। ये बात आपको याद रखना है। और मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाया भी है, रिवर फ्लो होता है और जहां पर ये मीट करता है किसके साथ? ओशन के साथ। उस पॉइंट को ही नाम देते हैं हम, उस लोकेशन को हम नाम देते हैं एस्चुरी। वहां पर एस्चुरी मतलब होता है वहां पर रिवर वाटर और ओशन वाटर मिक्स हो जाता है, उस लोकेशन को हम नाम देते हैं हम एस्चुरी। स्वैम्प्स का मतलब क्या होता है? वेटलैंड्स आप बोल सकते हो। मार्श एरियाज भी क्या होते हैं? ये भी वेटलैंड्स होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम मैंग्रोव्स और टाइडल फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर हमें ये डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखो अगर आप देखोगे ओशन आपने पढ़ा होगा ओशंस का के बारे में, ये ओशन बॉटम होता है। एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर दिखाऊं। हाँ, एक ओशन बॉटम होता है, ध्यान से देखो, ये ओशन का बॉटम होता है, ठीक है। ये ओशन का क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरीके से, ये पहले क्या होगा? ये होगा, ये तो लैंड है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, ये क्या है? ये ओशन है, यहाँ पर पानी ही पानी है।
अब कॉन्टिनेंट के बाद जो ही ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, एज बन जाता है, मतलब स्टीप स्लोप लिटिल बिट बन जाता है। ये कॉन्टिनेंट यहाँ से कॉन्टिनेंट होता है और ये भी कॉन्टिनेंट यहाँ पर एंड होता है। जब कॉन्टिनेंट थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, टिल्ट इन द सेंस यहाँ पर एक शार्प एज आपको मिल जाता है, स्टीप स्लोप बन जाता है, इस पोर्शन को आप नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको आप नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसको कनेक्ट होता है, ओशन बॉटम को कनेक्ट होता है। तो दैट मीन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी एस्चुरीज में होती है, जहां पर रिवर जो होता है, रिवर आता है और किसके साथ मिक्स हो जाता है, ओशन वाटर के साथ। यहाँ पर ओशन वाटर के साथ ही होगा मिक्स, तो यहाँ पर ओशन वाटर यहाँ पर मिक्स हो जाएगा तो एस्चुरी बोलते हैं। उसके बाद इससे नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, और उसके बाद कहाँ पर आप आ जाते हो, ओशंस में आ जाते हो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा एस्चुरी की होती है, उसके बाद कम हो जाता है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, सबसे कम कहाँ पर होता है, ओशंस में, ओपन ओशंस में कम होता है। और ये किसके लिए है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, राइट। अब यहां पर अब हम देखेंगे ओवरऑल इन जनरल। अब मैं दोनों को मिलाता हूं, अब मैं किस किस को मिलाता हूं, मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी मिला रहा हूं, और मैं दूसरा क्या मैंने बोला आपको, दूसरा मैंने एक्वेटिक को मैं मिला रहा हूं। ध्यान से देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम को मैं मिला रहा हूं, दोनों इकोसिस्टम्स को मिलाकर अब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां पर होती है। तो आपने देखा होगा टेरेस्ट्रियल पे सबसे पहले कहां पर था, सबसे ज्यादा कहां पर था, एक्वेटिक इज ट्रॉपिकल पे। और जब आपने एक्वेटिक में देखा था, एक्वेटिक में कहां पर था, सबसे ज्यादा एस्चुरीज पे। लेकिन अब दोनों को मिलाकर हम जनरल इन जनरल बोलेंगे तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा कहां पर है, ओशंस में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। उसके बाद नंबर सेकंड पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में, नंबर थर्ड टेम्परेट फॉरेस्ट्स में, नंबर फोर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, नंबर फिफ्थ टाइगा फॉरेस्ट, नंबर फोर्थ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब यहां पर कंफ्यूज आप नहीं होना कि मैंने अभी बोला कि सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स का है, तो वो तो डेफिनेटली कहां पर है, टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे। लेकिन जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ओशंस में सबसे ज्यादा होता है। फिर जब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल को मिला देते हैं तो सबसे ज्यादा होता है ओशंस का। फिर टेरेस्ट्रियल का कौन सा पार्ट आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होती है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ओशंस में होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, ठीक है। आप बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा लंबा लेक्चर करो, अब वही हम करेंगे, कोशिश तो वही करेंगे हम, आप समझते जाओ। अब आगे चलेंगे तो देखा जाएगा कि और क्या है, और हमारे पास है दैट इज ट्रॉपिकल इकोलॉजिकल पैरामिड की हम बात करेंगे। अब इकोलॉजिकल पैरामिड का मतलब क्या होता है, ठीक है। पैरामिड्स हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला था परसों, मैंने एक ट्रॉपिक लेवल आपको दिखाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अगर इसका शेप देखो, इनको पैरामिड्स बोलते हैं। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आपको अपनी मर्जी है। एक सेकंड, हम ऐसे भी, आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों एक ही जैसा है। या आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ऊपर जो है सबसे ज्यादा, उसके बाद नीचे कम, उसके बाद नीचे कम, उसके बाद उससे कम। या इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हो, इस तरीके से। समझ आ रही है बात। अब देखो इन दोनों डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने अभी क्या बनाया था, ये वाला बनाया था मैंने, ये वाला इस तरीके से ऐसे। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं हम, ये अपराइट होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं, ये अपराइट होता है, ठीक है। पैरामिड अपराइट होता है, ये अपराइट है, ठीक है। बेस इसका ब्रॉड होता है और टिप जो होता है वो नैरो होता है। और यहाँ पर बेस जो होता है, इसका बेस जो होता है वो नैरो होता है, और टॉप जो होता है वो ब्रॉड होता है। इसको हम इन्वर्टेड पैरामिड बोलते हैं। ये अपराइट होता है, ये इन्वर्टेड होता है। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट्स, ये डायग्राम्स दो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम आगे देखेंगे इकोलॉजिकल पैरामिड्स में किस इकोसिस्टम के लिए अपराइट होता है, किस इकोसिस्टम के लिए क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बन जाएगा। तो लेट्स मूव टू द स्लाइड, राइट। इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ग्राफिकल इकोलॉजिकल पैरामिड्स का मतलब होता है क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स में दिखाते हैं। ये ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, उनको हम किस में दिखाते हैं, एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर के जरिए से, एक प्रेजेंटेशन के जरिए से। उन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को ये हम क्या नाम देते हैं, हम इकोलॉजिकल पैरामिड्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पैरामिड्स है हमारे पास। नंबर फर्स्ट जो है पैरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पैरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा पैरामिड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर समझो पैरामिड ऑफ नंबर मतलब ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात की जा रही है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इस कीवर्ड को याद रखो, पॉपुलेशन।
उसके बाद पैरामिड ऑफ बायोमास, जब हम पैरामिड बनाएंगे पॉपुलेशन, इसका पैरामिड ऑफ नंबर बनाएंगे तो नंबर्स का हम पैरामिड बना लेंगे कि किस प्रोड्यूसर में कितनी पॉपुलेशन होती है, कंज्यूमर्स में कितनी पॉपुलेशन होती है, सेकेंडरी में कितनी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, वो हो गया पैरामिड ऑफ नंबर। दूसरा पैरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास में हम किसकी बात करेंगे कि टोटल वेट कितना है, टोटल मास कितना है, किसका, प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का, डिकम्पोजर्स का, उस तरीके से हम बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मास। उसके बाद एनर्जी, किस में कितनी एनर्जी होती है, प्रोड्यूसर में कितनी एनर्जी, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में, डिकम्पोजर कितनी एनर्जी होती है। तो ये 3 डिफरेंट जो है हम पैरामिड्स बनाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है। अब हम जो है एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैरामिड ऑफ नंबर, दिस शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर एक ट्रॉपिक लेवल की हम बात करेंगे। वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करें, कंज्यूमर्स की बात करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करें, हर लेवल पे हम क्या देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। इसको हम टेरेस्ट्रियल की भी बात करेंगे और हम जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हमें देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर, अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। इसको सबसे पहले आप याद रखो, ये अपराइट है, ठीक है, ये हो गया अपराइट। अब देखो यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर प्रोड्यूसर होता है, यहाँ पर कंज्यूमर होता है, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पर टर्शियरी कंज्यूमर, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो कि यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की मैं बात करूंगा, दैट इज प्लांट्स की बात करेंगे। तो दैट मीन्स ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यहाँ पर आप प्लांट्स की भी बात कर सकते हो या यहाँ पर आप ग्रासेस की भी बात कर सकते हो, क्योंकि ग्रासेस भी जो है वो भी प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो पैरामिड बना रहा हूँ, पैरामिड ऑफ नंबर, ये मैं ग्रासलैंड के लिए बना रहा हूँ। और ये जो होता है, जो नंबर होता है किनका, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का ग्रासलैंड में, वो ज़्यादा होता है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स का कम होता है उनका नंबर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का उसका कम होता है, और टर्शरी कंज्यूमर्स का उसका कम होता है। मतलब प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कंज्यूमर्स, खाने वाले जो होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, नंबर कम होता है, खाने वालों का नंबर जो होता है वो कम होता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ग्रासेस जो होती है, वो ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, इसलिए इसको अपराइट बोला जाता है। किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने लिखा भी है, प्रोड्यूसर्स पर यूनिट एरिया ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन है दूसरे नंबर पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद थर्ड पे कौन है, सेकेंडरी। उसके बाद फोर्थ पे कौन है, टर्शियरी। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि पैरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम का क्या है, आपको बोलना है ये अपराइट पैरामिड होता है। बस इतना आपको पूछा जाएगा कि जो आपके पास पैरामिड ऑफ नंबर है, लेकिन किसके लिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, आपको बोलना है कि वो क्या होता है, वो अपराइट होता है। अपराइट का मतलब ये होता है प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं और ऊपर जो भी लेवल्स के ऊपर होते हैं वो कम, उनका नंबर जो होता है वो कम होता है। मतलब प्लांट स्पीशीज ज्यादा होती है और जो कंज्यूमर्स की स्पीशीज होते हैं वो कम होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक। उसके बाद मैंने लिखा पैरासिटिक फूड चेन, पैरासाइट्स की हम बात करेंगे। अभी मैंने किसका ये बनाया था, पैरामिड बनाया था मैंने, पैरामिड ऑफ नंबर, लेकिन ग्रासलैंड्स का। यही मैं बनाऊंगा पैरामिड ऑफ नंबर, लेकिन किसका, पैरासिटिक फूड चेन्स की बात। ए लार्ज नंबर ऑफ पैरासिट्स कैन फीड ऑन वन प्रोड्यूसर। इसका मतलब प्रोड्यूसर होता है एक, ठीक है, लेकिन इसको ऊपर खाने वाले जो होते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, जो एक किसके ऊपर, एक पैरासाइट के ऊपर, एक प्रोड्यूसर के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। और आपको ये तो लॉजिकल भी है, डेफिनेटली किसी की डेथ होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो पैरासाइट, प्रोड्यूसर जो होता है, जो प्रोड्यूसर जो होता है यहाँ पर, उसके ऊपर कितने पैरासाइट्स, तो बहुत सारे पैरासाइट्स जो होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं, या बैक्टीरिया जो होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं। तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स का नंबर क्या है, वो कम है, और जो कंज्यूमर्स का नंबर जो होता है या पैरासाइट्स का नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। तो डेफिनेटली इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड पैरामिड। क्वेश्चन आएगा कि फॉर पैरासिटिक फूड चेन के लिए पैरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, आपको बोलना पैरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज इन्वर्टेड। आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। नंबर सेकंड हम बात करेंगे पैरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मैंने आपको बोला है अभी, टोटल नंबर ऑफ ड्राई वेट, मतलब जो टोटल वेट जो होता है, टोटल मास जो होता है प्रोड्यूसर्स का या कंज्यूमर्स का,
इन टर्म्स ऑफ मास की हम यहाँ पर बात करेंगे। यही मैंने लिखा, दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ ड्राई वेट। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर वेट की बात की जा रही है, ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स का नंबर मैंने अभी बोला था, लेकिन अब मैं किसकी बात करूंगा, इनका यूनिट वेट कितना है, इनका वेट कितना है, इतना ड्राई वेट कितना है, प्राइमरी कंज्यूमर्स का भी देखूंगा ड्राई वेट कितना है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का भी देखूंगा ड्राई वेट कितना है, ऊपर ऊपर जाकर ऐसे देख सकते हैं, ड्राई वेट के फॉर्म में हम देखेंगे। तो लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी बात, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स का मास जो होता है वो ज्यादा होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का मास ज्यादा होता है। मतलब ये होता है जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं किसके अंदर, जो पानी के अंदर होते हैं, उनका मास जो होता है, उनका जो बॉडी वेट जो होता है, या आप बोल सकते हो ड्राई वेट जो होता है उनका, वो कम होता है। और उसके ऊपर जो फिशेस होती है, फिशेस का नंबर, स्मॉल फिश का नंबर ज्यादा होता है। तो प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन तो कम है, उनको खाने वाले जो है वो ज्यादा है। लेकिन फिर जब स्मॉल फिश के ऊपर कौन सी फिश आती है, बड़ी फिश आती है, तो लार्ज फिशेस का बायोमास ज्यादा होता है, डेफिनेटली लार्ज फिश का वेट ज्यादा होता है, उनका बायोमास ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम होता है, ठीक है, और स्मॉल फिश का उससे ज्यादा होता है, और लार्ज फिश का बायोमास उससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स का रोल करते हैं, और यहाँ पर स्मॉल फिश जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स का रोल करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स का रोल कौन करते हैं, बिग फिशेस। मतलब फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर कौन डिपेंड है, स्मॉल फिशेस, और बिग फिशेस किसके ऊपर डिपेंड है, स्मॉल फिशेस के ऊपर। तो यहां पर आपको याद रखना है पैरामीड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए क्या है, आपको बोलना है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए पैरामीड ऑफ बायोमास जो है दैट इज इन्वर्टेड। हमेशा ये इन्वर्टेड नहीं होता है, ये अपराइट भी होता है, डिपेंड करता है कौन सा वाला जो है, कौन सा हम इकोसिस्टम की बात करें, क्या हम एक्वेटिक की बात करें, क्या हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करें। यही मैंने लिखा, नॉट ऑलवेज एन इन्वर्टेड पैरामिड, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कैन बी अपराइट ऑल्सो, ये अपराइट भी होता है। तो दैट मीन्स, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि एक ऐसा पैरामिड बताओ जो हमेशा हमेशा जो होता है वो अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट, वो हमेशा कौन होता है, वो होता है पैरामिड ऑफ एनर्जी। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको पता ही है जो प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी जो होती है उसके पास ज्यादा होती है, फिर 10% ही ट्रांसफर होता है सेकंड के पास, फिर उसका 10% थर्ड के पास, फिर उसका 10% फोर्थ के पास। तो दैट मीन्स ये हमेशा अपराइट ही होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, फिर कंज्यूमर के पास, उससे कम होती है, उससे कम किसके पास होती है, सेकेंडरी, उसके बाद उससे कम किससे होते हैं, टर्शरी के पास। इसलिए इसको बोला जाता है ये ऑलवेज अपराइट होता है। तो यही मैंने लिखा है, दिस शोज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू सक्सेसर ट्रॉपिक लेवल एंड एनर्जी डिक्रीजेस विथ ईच ट्रॉपिक लेवल। जो भी ट्रॉपिक लेवल की हम बात करें, जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं उतनी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है। अगर आपने पिछले एग्जांपल आपने याद रखा होगा, 1000 किलो जूल्स अगर आ रहा है कहाँ से, सन से, फिर उसका 10% जो किसके पास आ रहा है, 1000 का 10% किसके, प्लांट्स के पास, फिर उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे उसका 10%, जो प्लांट्स के पास एनर्जी उसका 10% उसके पास है। दैट मीन्स एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है जितना भी आप ट्रॉपिक लेवल से ऊपर ऊपर जाते हो, इसीलिए ये ऑलवेज अपराइट होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखो, इसको 5 स्टार लगा लो। कौन सा ऐसा पैरामिड है जो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। आपको बोलना है पैरामिड नंबर हमेशा अपराइट होता है, और आपको बोलना है पैरामिड बायोमास जो होता है ये अपराइट भी होता है, ये इन्वर्टेड भी होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी इकोसिस्टम की आप बात करें। और एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर तरीके से पैरामिड ऑफ नंबर भी क्या होता है, पैरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट होता है, और पैरामिड ऑफ नंबर भी क्या होता है, इन्वर्टेड भी होता है, डिपेंड करता है कौन सी आप इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, राइट। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, हम कल स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। नहीं, कल जो लेक्चर आएगा वो इकोनॉमी पे आ जाएगा, ठीक है। कल इकोनॉमी पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट है आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अच्छे तरीके से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में काम होता ही नहीं है। सो आई होप यू आर गेटिंग मी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट्स में मेंशन करो ये सेशन आपको कैसा लगा, सो दैट हम भी जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर आपके लिए और अच्छा सा लेक्चर लेकर आएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।